जी, ज़रूर। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय हिंद, जय मूल निवासी। और मैं जी, पहले जी। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस पैनल में मुझे आमंत्रित किया। प्रदीप सर जी, मैं आपने जो अभी कहा कि जो आंदोलन था राष्ट्रपिता फूले जी ने चलाया, वो राष्ट्रपिता फूले जी के निधन के बाद सावित्री माई ने, साहू जी ने वो आगे चलाया है। लेकिन साहू जी का जो अभी पहले आपने बोला था कि साहू जी का सावित्री माई का जो जीवन परिचय है, वो किस दौर से गुजरी है, किन मुश्किलों से गुजरी है, मैं जरा वो सबके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। आप सब जी, जानते हैं, ज़रूर। उस वक्त अभी शुरुआती में आपने कहा कि दो गवर्नर्स कर रही थी। एक तो ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था, और दूसरा मनुस्मृति जो थी, मनुवाद का, मनुस्मृति का भी राज पैरेलली दोनों चल रहा था। तो मनुस्मृति में क्या था कि जो शूद्र थे, शूद्र, अतिशूद्र और 85% बहुजन समाज, और पूरे स्त्री, पूरे चारों वर्ण की सभी जातियों की स्त्रियों को कुछ भी अधिकार नहीं थे। ना शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति धारण करने का अधिकार था, ना शस्त्र चलाने का अधिकार था, और ना ही किसी चीज का अधिकार था। उनकी हालत बहुत ही बदतर हो गई थी। और उस जमाने में 1831 1831 में सावित्री माई का जन्म हुआ है, और 1840 में उनका ज्योतिराव के साथ विवाह हुआ है। केवल 9 साल की उम्र थी सावित्री बाई की जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से उनका विवाह हुआ था, शादी हुई थी। और वो अशिक्षित थी, क्योंकि शिक्षा का तो सवाल ही नहीं आता था, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो जब वो ज्योतिराव फूले के साथ आई, तो सगुनाबाई जो थी, जी, और जी। जब काम कर रही, तो ज्योतिराव फूले ने उन्हें खेती में काम करते करते सिखाया। क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने जो कार्य शुरू किया था मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षित करने का, जागृत करने का, और इस व्यवस्था से बाहर निकालने का, और व्यवस्था परिवर्तन का जो उनका कार्य था, उस कार्य में वो चाहते थे कि हमारी पत्नी भी सहभागी हो, मेरे साथ में कंधे से कंधा चलाकर वो मेरा साथ दे और ये कार्य मेरे साथ करे। तो उन्होंने पहले उन्हें शिक्षित कर दिया, और फिर 1845 से 1847 तक मिसेस मिचेल जो थे, उन्होंने उनकी एग्जाम ली, और सावित्री माई इस देश की पहली प्रशिक्षित शिक्षिका बनी, पहली प्रशिक्षित शिक्षिका। और फिर फुले जी ने जो स्त्रियों की, जो महिलाओं की स्कूल शुरू की पहली, वो 1838 में शुरू की, 1 जनवरी 1848 की। मतलब सावित्री माई की उम्र केवल जी है ना, तो 17 साल में। और फिर 1848 से 1852 तक इस दाम्पत्य ने, राष्ट्रपिता फूले और सावित्री माई फूले ने, स्त्रियों के साथ साथ जो अस्पृश्य समाज था, जो अनटचेबल्स लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो बहुजन थे, उनके लिए 18 स्कूल खोले। केवल स्कूल खोलकर वो थमे नहीं, बाद में जो अनेक समस्याएं थी महिलाओं की, जैसे कि आप जानते हैं बाल विवाह था, तो कोई किसी का पति बहुत जल्द गुजर जाने की वजह से उन्हें विधवा हो जाती थी वो। तो विधवा होने के बाद वो उनका केशोपन करना था, और बाल निकाले जाते थे, फिर वो उनको सफेद साड़ी पहन के घर के कोने में बैठाया जाता था। तो ये सब अत्याचार स्त्रियों के साथ न हो, इसलिए उन्होंने उस समय में ज्योतिराव फुले और सावित्री माई फुले ने, जो नाभी लोग थे शेविंग वाले, उनका संप किया था। और फिर बाद में जब ज्योतिराव फुले ने कार्य शुरू किया, तो उस कार्य के साथ साथ सावित्रीबाई भी कार्य करने लगी। जैसे कि आप जानते हैं, अस्पृश्य के लिए पानी की सुविधा देना, और जो विधवा औरतें थी, तो उनका पैर फिसलने की वजह से, गलत कुछ होने की वजह से उनके बच्चे पैदा होते थे विधवा अवस्था में, और वो बच्चों को छोड़ देती थी, मार देती थी, भ्रूण हत्या होती थी। तो इस दाम्पत्य ने ये कार्य किया कि वो बच्चों के लिए वहां अनाथाश्रम खोला। जी। और वो ऐसा कहते थे कि कोई भी विधवा हो, किसी भी जाति की हो, वो आकर अपना बच्चा यहाँ हमें दे जाए, हुँ, और फिर हुँ, वो हुँ। बच्चों का पालन पोषण करते थे। हम सभी जानते हैं कि फुले दाम्पत्य को अपनी खुद की संतान नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे ही एक जो ब्राह्मण स्त्री थी, विधवा स्त्री, उसका जो बच्चा था यशवंत, उसको गोद में लिया, उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। और जी, जी। ये सब करते हुए सावित्री माई ने जब फूले जी से हुँ। कहा, देखिए सावित्री माई के विचार कितने अगले थे, पुरोगामी थे, कि उन्होंने ज्योतिबा से खुद कहा था कि अगर आपको बच्चा नहीं होता, हमको बच्चा नहीं होता, तो आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। इस पुरोगामी विचार, उस समय की आप बात सोचिए, 150 पौने 200 साल पुरानी बात है ये, जो अशिक्षित महिला ऐसा कहती है,
और बच्चे को दत्तक लेती है। फिर ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। हम सब जानते हैं शेतकऱ्यांचा असूल असो, किसान का कोड़ा है, गुलामगिरी है, और फिर बाद में जो ब्राह्मण का जी कसब है, सामने सर। ऐसे ग्रंथ ग्रंथ लिखते हैं। सर मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो इसके साथ वो सत्यशोधक समाज की भी स्थापना करते हैं, सार्वजनिक सत्य धर्म की भी स्थापना करते हैं। और फिर ज्योतिबा फुले के निधन के बाद ये सब जो परिवर्तनवादी संगठन था सत्यशोधक समाज, और जो ज्योतिराव फुले का अधूरा कार्य था, 1890 में ज्योतिराव फुले गुजर गए, तो उसके बाद सत्यशोधक समाज का ये कार्य सावित्रीबाई फुले ने उस समय में आगे ले लिया, आगे ले जाने के लिए, और वो उन्होंने नेतृत्व किया उसका। तो आप सोच सकते हैं कि जहां स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस जमाने में एक स्त्री इस मूवमेंट का नेतृत्व करती है। ये बात बहुत ही अहम है मेरे हिसाब से। और ये जो आंदोलन था फुले साहब का, वो आगे चलाने के लिए सावित्रीबाई ने कार्य किया है। उस वक्त की जो स्थिति थी, उस स्थिति पर एक अशिक्षित स्त्री शिक्षित होकर, प्रशिक्षित टीचर होकर उतना ही कार्य नहीं करती, अपने पति के साथ ही काम नहीं करती, अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करती है। जो उस विदारक स्थिति थी उसके ऊपर लिखान करती है, लिखती है, वो बातें लिखती है, कविताएं करती है ना। वो तो लेखिका भी होती है, कविताएं भी करती है, अपने पति के साथ साथ काम भी करती है। तो इन सारी भूमिकाओं में, है ना, सावित्री माई फुले की कविता जो आपने जो सुनी होगी, तो उनका एक दोहा मेरे पास है, दोहा है मेरे पास, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। वो कहते हैं कि यही एक बात है जो शूद्रों को को बताने के लिए वो ये बात कहती थी की शूद्रांना सांगण्यासाठी एकच मार्ग हा, उन्नत मार्ग हा शिक्षण आहे। अशा प्रकार इस तरह का वो दोहा था। और अपनी कविताएं लिखते हैं, लिखान करती है, और अपना जो आंदोलन है वो आगे चलाती है। अभी आपने कहा कि संचालन करना चाहिए, क्यों सहभाग काफी नहीं है, संचालन भी करना चाहिए। आप हम सब जानते हैं इस देश की सामाजिक आंदोलन की पहली स्त्री नेतृत्व है सावित्रीबाई फुले। और जब इतना बड़ा हमारे पास उनके आदर्श है, तो इन आदर्शों पर चलकर हमारे अंदर जो नेतृत्व गुण है, हमारी महिला के अंदर, वो नेतृत्व गुण प्रस्थापित करके महिलाओं ने इस आंदोलन को केवल सहभागी होने की बजाय अपना नेतृत्व भी इस आंदोलन में करना चाहिए। लेकिन हम ये भी बात हमें समझनी होगी प्रदीप सर जी, कि हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है, वो वातावरण महिलाओं को जो दूसरे बाब है उनमें धकेल देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी स्वतंत्रता के 75 साल मना रहे हैं हम। 1950 को हम प्रजासत्ताक बने, घटना संविधान का अमल हुआ, और जो जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के विचार थे वो संविधान में भी आ गए। और उस अधिकार की वजह से इस देश की बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी है, अधिकार क्षेत्र पर है, लेकिन वो अपना वारसा भूल गई है। मुझे ऐसा लगता है, जब स्त्री पढ़ती है, अधिकार प्राप्त करती है, तो वो अपने जो आदर्श है, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, उनको भूल जाती है, और वो इस व्यवस्था की भागीदार हो जाती है, जो व्यवस्था असमानता की है। तो पहले तो इन स्त्रियों में हमें जन जागृति करनी होगी कि हमें किन किन पुरखों की वजह से ये स्थान प्राप्त हुआ है, उनका त्याग क्या है, उनका कार्य क्या है, उनका मिशन क्या है। और ये बात जब तक हम इस पढ़ी लिखी महिलाओं के मन में नहीं उतारते, तब तक ये महिला इस सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं। अब ये बात कैसे होगी? हम सब जानते हैं कि जन जागृति करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ता है, और इस सामाजिक आंदोलन हम चला रहे हैं। हमारे पुरुष इसमें बहुत जोर शोर से भाग भी लेते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि हमारे पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्त्री कार्यकर्ता भी आती है, लेकिन उनकी भूमिका केवल सहभागी के रूप में होती है। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे महिलाओं को इन सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व में ढहने के लिए प्रोसेस में डालना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि हमारी कुछ महिला बहुत सी अच्छे से काम कर रही है, सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, और वो ये काम आगे चलाने के लिए काबिल भी है और चला भी रही है, लेकिन इनकी संख्या नाममात्र है। ये संख्या बढ़ने के लिए हमें खास तौर से प्रयास करने चाहिए। हम जब देखते हैं कि हमारे जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो कर्मकांड में जो रूढ़ी परंपरा है उनमें ढह जाती है,
और इस वजह से सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए वो आगे नहीं आ पा रही है। तो हमें बेसिक रूप से ये कार्य करना चाहिए कि जो धार्मिक चाली रीति रूढ़ी परंपराएं और कर्मकांड है वो कैसे अच्छे नहीं है, इसकी वजह से ही उनको कितने साल इस व्यवस्था में बहुत पीड़ा सहनी पड़ी, ये हमें उनको उजागर करना होगा ताकि वो आंदोलन में सहभागी होने के बाद वो नेतृत्व भी करेंगी। मैंने आपको कहा कि समस्या ये नहीं है कि स्त्रियां पढ़ी लिखी है या नहीं है, क्योंकि सावित्री माई भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ाया और उनके अंगभूत जो गुण थे नेतृत्व के, उन नेतृत्व को पहचाना और उन्होंने इस सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपा, बोले तो प्रोसेस में डाल दिया। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी है, जो अधिकार प्राप्त महिलाएं हैं, उनके अंदर जो नेतृत्व गुण है, लीडरशिप के गुण है, उनको पहचानना चाहिए और उनको भी इस प्रोसेस में डालकर इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि महिलाएं अपने आप को कमजोर मानती है, आगे आने में कचराती है, शर्माती है और इसलिए वो नेतृत्व नहीं कर पा रही है। मैंने शुरुआती में बताया कि सावित्री माई एक अशिक्षित स्त्री से सामाजिक आंदोलन की नेता, यहाँ तक जो उनका प्रवास ये सफर रहा है, ये सफर हमें बहुत ही प्रेरणादायी है, केवल महिलाओं के लिए नहीं, हम सब के लिए। वो एक लेखिका भी बनती है, एक कवयित्री बनती है, एक समाज सुधारक बनती है, सत्यशोधक समाज की अध्यक्षा बनती है और ये सब आंदोलन आगे चलाती है और कहती है कि शूद्रांना सांगण्या जोगे शिक्षण मार्ग शिकण्याने पशुत्व हत्ये करा, म्हणजे इस बात को वो रखती है। तो ये आंदोलन चलाने के लिए महिलाओं को भी अपने अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो गुण है, जो नेतृत्व गुण है, उनको पहचानना चाहिए। हमें भी उनको पहचानना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और नेतृत्व विकास के जो प्रोसेस है, उस नेतृत्व विकास के प्रोसेस में उन्हें रहना चाहिए ताकि वो इस सामाजिक आंदोलन को चला सके, उसका नेतृत्व कर सके। अभी आपने कहा था कि हम सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे लिए कि हम ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहां पर हम इस विचार को पूरी तरह से निर्भीक होकर अमल में ला सकते हैं। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि महिलाओं का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व विकसित करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं एक महिला महाविद्यालय में, जो सभी लड़कियां हैं मेरे कॉलेज में, उस कॉलेज में काम करता हूं और उस कॉलेज में महिलाओं को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने वक्त मैं सिर्फ करिकुलम नहीं पढ़ाता, जो साथ में जो इतर को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनको भी इम्प्लीमेंट करता हूं और उनमें से जो लड़कियां हैं उनको उनका नेतृत्व विकसित करने के लिए प्रयास हम सब करते हैं। हम तीनों भी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ दिन अभी परसों 26 नवंबर था हमारा संविधान दिवस, वो भी हमारे कॉलेज में बड़े जोर शोर से मनाया गया। 28 नवंबर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का स्मृति दिन था, तो उसका ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे बच्चों ने कंडक्ट किया। तो ऐसे जो एक्टिविटीज होती है, तो उस ऐसे एक्टिविटीज के माध्यम से हम इस महिलाओं के नेतृत्व को विकसित करने का प्रयास हम काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सर मैं अभी ये भी बताना चाहूंगा कि शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, सब अधिकार की बात हो रही है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे बहुत सारे बहुजन महिलाओं के पास अभी ये शिक्षा उतनी नहीं पहुंची है जितनी उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ पहुंची है। मैं भी इस बात को भी अधोरेखित यहाँ करना चाहता हूं कि ये जो अधिकार मिले हैं हमें संविधान से, या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके कार्य की वजह से हमें जो अधिकार मिले हैं शिक्षा के और बाकी सभी के, तो वो अधिकार अभी बहुजन समाज के निचले स्तर पर जितनी जोर शोर से पहुंचने चाहिए थे उतने नहीं पहुंचे हैं सर। खास करके मैं महिलाओं के बारे में बात करूंगा कि महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं है। हमारी महिला कहाँ है आज? आप देखिए, बहुत ही कम महिलाओं की संख्या हमारे बहुजन समाज की, बहुजन मूल्यवादी समाज की महिलाओं की बहुत ही कम संख्या है जो अभी शिक्षित होकर जो नेतृत्व करने की दिशा में है। तो हमें हमारे बहुजन महिलाओं को जागृत करना होगा। ये सभी फैसिलिटी जो है, ये सभी
शिक्षा की फैसिलिटीज है, जो अधिकार है, उनको उनके पास लेके जाना होगा और उन्हें ये सब अधिकार मिलने के लिए हमें और प्रयास करना होगा। और इस माध्यम से मैं ये जाहिर आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी बहुजन महिलाओं को अलग अलग स्तर में, अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में आगे आकर उनका नेतृत्व कैसे तैयार हो, इसके लिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो मैं कहता हूं कि सावित्रीबाई फुले और क्रांति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कार्य कुछ सही दिशा में जा रहा है। तो मेरी ये सामाजिक आंदोलन हो या शिक्षा का आंदोलन हो, अभी राजनीति की बात चल रही है मैम की वजह से। अब देखिए राजनीति में कौन सी स्त्री आगे है, कितनी बहुजन समाज की महिलाएं राजनीति में है। बार बार मैडम ने ये भी अधोरेखित किया है कि संसद में जो बिल पारित नहीं हो रहा 33%, वो क्यों नहीं पारित हो रहा है, और पारित होने से क्या बहुजन महिलाओं का नेतृत्व मिल जाएगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। जब तक ये 33% अगर बिल पारित हो जाता है तो कौन सी महिलाएं आगे आएगी? हमारे बहुजन महिलाएं क्या उस स्तर तक, उस लेवल तक आ गई है कि वो नेतृत्व कर सके? तो हमें रिजर्वेशन की भी बात करनी होगी, आरक्षण में भी आरक्षण की बात करनी होगी बहुजन महिलाओं के लिए, ताकि वो उनका नेतृत्व उनके हाथ में जाए। नहीं तो हम महिलाओं का आरक्षण की बात तो रखेंगे, लेकिन वो आरक्षण का फायदा कोई और समुदाय उठा ले जाएगा और हमारी महिला जो वहां है वही रह जाएगी। तो इन सभी बातों को हमें गौर करना चाहिए, उसमें सोचना चाहिए, और फिर जाकर कहीं हमें हमारी महिलाओं का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व प्रस्थापित हो जाएगा। सामाजिक आंदोलन हो, शिक्षा का आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो या और कौन सा भी आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में तब हमारी महिलाएं जाकर, जब उसको अवसर प्राप्त होगा, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब वो वहां तक जाएगी। तो इस अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, कार्यरत रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।